आज से लगभग 1500 साल पीछे। एक ऐसा समय जब दुनिया की महान सभ्यताएं करवट ले रही थीं, लेकिन भारत की धरती ज्ञान और विज्ञान के सूर्य की तरह चमक रही थी। ये 5वीं शताब्दी का भारत था, गुप्त वंश का शासन, जिसे इतिहासकार भारतीय स्वर्ण युग कहते हैं। इसी पावन कालखंड में ईस्वी सन 476 में एक ऐसे मस्तिष्क ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर आकाश के तारों को भी माप सकता है। यह गाथा किसी राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनीषी की है जिसने शून्य की खोज कर गणित की भाषा बदल दी। यह गाथा है आचार्य आर्यभट्ट की। ईस्वी सन 476 का वह समय था जब भारत अपनी तरक्की के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान अशमक नाम के एक शांत इलाके में, जो आज के महाराष्ट्र या गोदावरी नदी के तट के पास पड़ता है, एक बालक की किलकारी गूंजी। इस बालक का नाम रखा गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का परिवार बहुत ही ज्ञानी और संस्कारी था। उनके घर में वेदों के मंत्रों के साथ साथ गणित के अंकों की भी बातें होती थीं। उनके पिता स्वयं खगोल विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे और उन्होंने ही बालक आर्यभट्ट की आंखों में सितारों को देखने का सपना बोया था। आर्यभट्ट का बचपन बहुत सीधा और सादा था। उनकी मां उन्हें सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाती थी, जिसमें ताजा दूध, दही और खेतों का अनाज होता था। इसी सादगी और अनुशासन ने उनके दिमाग को बचपन से बहुत तेज बना दिया था। जब दूसरे बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे होते थे, नन्हा आर्यभट्ट अपने घर के आंगन में बैठ जमीन पर लकीरें खींचता था। वह मिट्टी पर गोल घेरे बनाता और ये समझने की कोशिश करता सूरज रोज एक ही दिशा से निकलता है। बचपन की एक रात ने आर्यभट्ट जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे अपने घर की छत पर सो रहे थे और आसमान तारों से भरा हुआ था। उन्होंने गौर किया कि सभी तारे अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक ही जगह पर टिका हुआ है। उन्होंने उसी रात अपने पिता को जगाया और पूछा, पिताजी, क्या यह तारे चल रहे हैं या हमारी धरती किसी की तरह तैर रही है? एक छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसा गहरा सवाल सुनकर उनके पिता दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके घर में एक असाधारण बालक ने जन्म लिया। जैसे जैसे आर्यभट्ट की उम्र बढ़ी, उन्हें पास के एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ का जीवन बहुत कठिन था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और ठंडे पानी में स्नान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। आर्यभट्ट की बुद्धि इतनी तेज थी कि वे गुरुजी की कही हर बात को तुरंत समझ लेते थे, लेकिन उनके मन हमेशा नए सवाल उठते रहते थे। वे पुराने ग्रंथों में लिखी हर बात को आंख बंद करके नहीं मानते थे, बल्कि उस गणित से परखना चाहते थे। उनकी इसी आदत की वजह से कभी-कभी उन्हें दूसरे छात्रों के मजाक का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन आर्यभट्ट का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। जल्द ही वह समय आ गया जब आर्यभट्ट के पिता को लगा कि उनके बेटे का ज्ञान अब इस छोटे से गांव तक सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने आर्यभट्ट को एक बड़े शहर की ओर भेजने का फैसला किया, जहां ज्ञान का समंदर बहता था। वह जगह थी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर 13 साल के आर्यभट्ट एक लंबे और अनजान सफर पर निकल गए। उनके पास न तो कोई नशा था और न ही कोई सुख सुविधा। बस मन में एक अटूट विश्वास था कि उन्हें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना है। यह केवल एक बालक की यात्रा नहीं थी, यह भारत के वैज्ञानिक युग की शुरुआत थी। अशमक की सीमाएं अब पीछे छूट चुकी थी। 13 साल का एक बालक हाथ में लकड़ी की एक लाठी और कंधे पर ताड़ के पत्तों का थैला लिए हफ्तों से पैदल चल रहा था। आर्यभट्ट के पैर थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। वे मगध की ओर बढ़ रहे थे, जो उस समय पूरी दुनिया में शिक्षा और सत्ता का केंद्र था। रास्ते में उन्होंने घने जंगल देखे, गंगा की विशाल लहरों को पार किया और अंत में उन्हें दूर से दिखाई दी पाटलिपुत्र की वे ऊंची दीवारें, जिनकी कहानियां उन्हें अपने पिता से सुनी थी। जब आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर कदम रखा, वे दंग रह गए। वहां की गली में दुनिया भर से आए व्यापारी, दार्शनिक और छात्र घूम रहे थे। हर तरफ ज्ञान की चर्चा हो रही थी, लेकिन आर्यभट्ट की मंजिल महल नहीं, बल्कि वो जगह थी जिसे दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता था, नालंदा। जब वे नालंदा के द्वार पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात द्वार पंडित से हुई। वहां का नियम था कि जब तक आप द्वार पर खड़े विद्वान के कठिन सवालों के जवाब नहीं देते, आप भीतर कदम नहीं रख सकते। आर्यभट्ट से गणित और नक्षत्रों के ऐसे सवाल पूछे गए जो बड़ों को पसीना ला देते, लेकिन उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से हर सवाल का सच जवाब दिया। नालंदा के भीतर की दुनिया किसी जादुई नगरी से कम नहीं थी। चारों ओर विशाल मठ, सुंदर झीलें और ध्यान लगने के लिए शांत बगीचे थे। यहाँ आर्यभट्ट को एक छोटा सा कमरा मिला। उनका जीवन पूरी तरह अनुशासन में बंध गया था। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, सादा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते और अपना पूरा समय नालंदा के विशाल पुस्तकालय धर्मगंज बिताते। इस पुस्तकालय में लाखों सी पांडुलिपियां थीं, जिन्हें पढ़ना हर किसी बस बात नहीं थी। आर्यभट्ट घंटों बैठकर पुराने खगोलीय सिद्धांतों को पढ़ते और उन पर रिसर्च करते, लेकिन नालंदा में उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। वहाँ के कई विद्वान पुरानी परंपराओं को ही अंतिम सत्य मानते थे। जब आर्यभट्ट ने पुराने सिद्धांतों की गलतियां निकालनी शुरू की, तो वहाँ के वरिष्ठ आचार्य में खलबली मची। एक युवा छात्र जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ था, सदियों पुराने ग्रंथों को चुनौती दे रहा था। ये आर्यभट्ट के जीवन का एक बड़ा मानसिक संकट था। एक तरफ पूरी दुनिया का ज्ञान था और दूसरी तरफ उनकी अपनी गणितीय गणनाएं। उन्हें अक्सर अकेलेपन का सामना करना पड़ता था, लेकिन वे जानते थे कि गणित भी झूठ नहीं बोलता। आर्यभट्ट ने हिम्मत नहीं हारी। वे रातों को जागकर सितारों की चाल को ताड़ के पत्तों पर नोट करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि जो बातें किताबों में लिखी हैं, वे हकीकत से अलग हैं। इस संघर्ष और एकांत की तपस्या ने उन्हें सामान्य छात्रों से अलग बना दिया। वे केवल रटने वाले छात्र नहीं, बल्कि एक खोजी वैज्ञानिक बन चुके थे। नालंदा की उन शांत रात में दिए की हल्की रोशनी में
आर्यभट्ट ने वह आधार तैयार किया जिसने आगे चलकर आर्यभट्टीय जैसे महान ग्रंथ को जन्म दिया। यह उनकी तपस्या का ही फल था कि जल्द ही नालंदा के वे आचार्य जो उनका विरोध करते उनकी बुद्धिमान के काल होने लगे। नालंदा के पुस्तकालयों में बीतते वक्त के साथ आर्यभट्ट ने एक ऐसी कमी महसूस की जो पूरी दुनिया के गणित को रोक कर खड़ी थी। उस समय तक दुनिया के पास भी संख्याओं को लेने का कोई आसान तरीका नहीं था। वो पत्थरों, लकीरों या उंगलियों की गिनती कर लेते थे, लेकिन जैसे संख्या हजारों और लाखों में पहुंचती सब कुछ उलझ जाता। आर्यभट्ट को समझ आ गया था कि अगर ब्रह्मांड दूरी नहीं है तो पहले अंक को आसान बनाना होगा। यहीं से शुरुआत हुई दुनिया की सबसे बड़ी खोज की, शून्य यानी जीरो की। आर्यभट्ट ने यह महसूस किया कि कुछ नहीं को भी एक अंक की जरूरत है। उन्होंने दुनिया को समझाया कि अगर आप किसी अंक के पीछे एक बिंदी या शून्य लगाते हैं तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। इसी सोच ने स्थान मान यानी प्लेस वैल्यू को जन्म लिया, जो गिनती पहले पन्नों पर नहीं समाती थी, अब वह शून्य की मदद से चंद लकीरों से सिमट गई। बिना किसी शो के नालंदा के एक छोटे से कमरे में बैठकर आर्यभट्ट ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी। लेकिन आर्यभट्ट का मन सिर्फ शून्य पर ही रुका। वे घंटों वृत्त यानी सर्कल्स के घेर को देखते रहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक पहिया घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने पाई का मान निकाला। उन्होंने बताया कि पाई की कीमत 3.1416 होती है। आज 1500 साल बाद भी दुनिया के सबसे आधुनिक कंप्यूटर इस मान का इस्तेमाल करते हैं। उस दौर में बिना किसी कैलकुलेटर के इतना सटीक हिसाब लगाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आर्यभट्ट की सादगी उनके गणित में दिखती। उन्होंने भारी भरकम सूत्रों को छोटे छोटे श्लोकों में बदल दिया। उनके लिए गणित कोई बोझ नहीं बल्कि एक कविता की तरह। उन्होंने ज्या और कोजा के सिद्धांत दिए जिन्हें आज हम दुनिया भर में साइन और कोसाइन के नाम से पढ़ते हैं। उनकी इस खोज ने समुद्र में रास्ता ढूंढने वाले नाविकों और ऊंचे मंदिर बनाने वाले वास्तुकारों की जिंदगी बदल दी। अब किसी भी पहाड़ की ऊंचाई या समुद्र की चौड़ाई को जमीन पर बैठकर नापा जा सकता है। नालंदा के छात्र और शिक्षक अब आर्यभट्ट को एक साधारण छात्र नहीं मान लगे थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे राजाओं के दरबार तक पहुंचने लगी। लेकिन सब बीच आर्यभट्ट बिल्कुल शांत थे। उनका खान पान अभी वही सदा शाकाहारी भोजन था और उनकी दिनचर्या वैसी ही अनुशासित। उन्हें न तो प्रसिद्ध का लालच था और न ही धन का। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था एक कठिन गणितीय सवाल का सही हल ढूंढ लेना। गणित के इन जादुई सूत्रों ने आर्यभट्ट को ताकत दे दी थी जिससे वे अब आसमान के सबसे बड़े रहस्यों पर प्रहार करने के लिए तैयार थे। गणित के अंकों पर महारत हासिल करने के बाद आर्यभट्ट ने अपनी नजरें फिर से आसमान की ओर घुमाई। उस दौर में पूरी दुनिया, यहाँ तक बड़े बड़े यूनानी विद्वान भी यही मानते थे कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, बिल्कुल स्थिर खड़ी है। लोगों का मानना था कि सूरज, चांद और तारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन आर्यभट्ट की गणितीय गणनाएं कुछ और ही इशारा कर रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि जो आंखों से दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। नालंदा की ऊंची छत पर बैठकर आर्यभट्ट घंटों आसमान को देखते। उन्होंने बहुत ही सरल लेकिन गहरा तर्क दिया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जैसे नाव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसे किनारे पर खड़े स्थिर पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को आसमान के तारे पीछे की ओर भागते हुए दिखते हैं। इस एक उदाहरण से उन्हें सदियों पुराने भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने डंकी की चोट पर कहा कि आसमान नहीं घूम रहा बल्कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूम रही है। यह बात उस समय के हिसाब से किसी पागलपन जैसी थी। लोगों ने सवाल उठाए, अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम गिर क्यों नहीं जाते? पेड़ पौधे और ऊंचे पर्वत स्थिर कैसे हैं? आर्यभट्ट ने बहुत ही शांति से समझाया, पृथ्वी की गति इतनी सहज और निरंतर है कि हमें महसूस ही नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है, छपड़ी नहीं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि को नापा और बताया कि यह लगभग 39,968 किलोमीटर है। आज के आधुनिक विज्ञान के आंकड़ों से तुलना करें तो आर्यभट्ट की गणना 99% भी ज्यादा सटीक थी। इस खोज ने आर्यभट्ट को एक बड़े संकट में डाल दिया। उस समय के कट्टरपंथी और पुराने विचार वाले लोग उनके खिलाफ खड़े हुए। उन्हें लगा कि आर्यभट्ट धर्म और परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं। गलियों और चौराहों पर उनकी बातों पर चर्चा होती और कुछ लोग उन्हें भटका हुआ कहने लगे। लेकिन आर्यभट्ट विचलित नहीं हुए। उन्होंने किसी से बहस नहीं की बल्कि अपने ताड़ के पत्तों पर अपनी गणनाएं लिखते रहे। उनका मानना था कि सत्य को साबित करने के शोध की नहीं बल्कि सही प्रमाण की जरूरत होती है। आर्यभट्ट ने केवल यह नहीं बताया कि पृथ्वी घूमती है बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि तारे स्वयं नहीं चमकते, कुछ विशेष नक्षत्रों को छोड़कर, और चंद्रमा भी सूर्य प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। उनकी यह वैज्ञानिक सोच उस समय के समाज के बहुत आगे की बात। लेकिन धीरे धीरे नालंदा के युवाओं और जिज्ञासु छात्रों ने उनके तर्कों को समझना शुरू किया। आर्यभट्ट अब सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं रहे थे, वे एक ऐसे विद्रोही वैज्ञानिक बन चुके थे जिसने मानव जाति को उसकी सही जगह घूमती हुई धरती पर खड़ा कर दिया था। उस दौर में जब आसमान में सूर्य या चंद्रमा गायब होने लगते थे तो लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाती थी। चारों ओर शंख बजने लगते। लोग डर के मारे घरों में छुप जाते और पंडित चिल्लाते कि राहु और केतु नाम के राक्षस सूरज और चांद को मिल रहे हैं। दान पुण्य और अजीबोगरीब टोटके शुरू हो जाते क्योंकि माना जाता था कि देवता संकट में। लेकिन नालंदा की वेधशाला में बैठा एक इंसान इस खौफ के बीच मुस्कुरा रहा था। वह जानते थे कि यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि रोशनी और परछाई का एक सुंदर खेल है। आर्यभट्ट ने समाज के सबसे बड़े डर को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गणनाओं से साबित किया कि राहु और केतु जैसे किसी राक्षस कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने बहुत सरल भाषा में समझाया कि जैसे धूप में चलने पर आपकी परछाई जमीन पर पड़ती है, ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में भी परछाई खेल चलता है। उन्होंने बताया कि जब चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसकी परछाई सूर्य को ढक लेती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्र ग्रहण होता है। ये घोषणा करना उस समय मौत को दावत देने जैसा था। धर्म के ठेकेदारों ने आर्यभट्ट हमला बोलना शुरू कर दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे लोगों को धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उनके पास धमकियां आने लगी और समाज में उन्हें अकेला करने की कोशिश की गई। लेकिन आर्यभट्ट का इरादा फौलाद ऐसा था।
उन्हें शांति से कहा, सत्य वही है जो सदियों से सुना जा रहा है, सत्य वह है जिसे ग्रहण से सिद्ध किया जा सके। उन्होंने चुनौती दी कि वे ग्रहण के शुरू होने और खत्म होने का सटीक समय पहले ही बता सकते हैं। जब अगला ग्रहण लगा तो जैसा आर्यभट्ट ने गणित से निकाला था, ठीक उसी पल ग्रहण शुरू हुआ, उसी पल खत्म हुआ। लोग दंग रह गए। जो गणना राजा के बड़े बड़े ज्योतिषी नहीं कर पाए, वह आर्यभट्ट ने ताड़ के पत्तों पर लिखे चंद श्लोकों से कर दिखाई थी। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा और विज्ञान की जीत हुई। आर्यभट्ट ने साबित कर दिया कि डर का इलाज पूजा पाठ नहीं बल्कि सही शिक्षा और तर्क है। इस घटना के बाद आर्यभट्ट का सम्मान और भी बढ़ गया। अब वे केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि समाज आंखों से अंधविश्वास चश्मा हटाने वाले नायक बन चुके थे। उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि प्रकृति के हर रहस्य के पीछे एक नियम होता है और उसे समझना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। आर्यभट्ट की सात्विक जीवनशैली और उनकी विनम्रता ने उन विरोधियों का भी मुंह बंद कर दिया। उन्होंने अपनी महान खोज को आर्यभट्टीय ग्रंथ में दर्ज किया ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी अंधकार में रहें। I've been wanting to upgrade my classroom for a while, so I asked ChatGPT what I could do. It इस महान खोज को आर्यभट्टीय ग्रंथ में दर्ज किया।